नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ करण गुलेरिया आयशा मारवा से पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने हंसराज से शादी क्यों की थी। जब वो गुलेरिया हाउस से निकल कर चली गई थी तो वो वहाँ से अपनी बहन के साथ वो दिल्ली को छोड़कर भी तो जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आयशा मारवा जब उसे इतना ही कहती है कि वो बस रोहित को मारवा खानदान का नाम देना चाहती थी, इसलिए हालांकि करण उसकी बातों पर खुद सेटिस्फाई नहीं थे। तो इधर अब तक राजीव को महेंद्र सब कुछ बता देता है, लेकिन अब महेंद्र कहता है कि हाँ उसके पास एक आइडिया है। तो अब यहाँ पर महेंद्र को देखकर राजीव कहता है कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इधर ये सब बातें कर ही रहे थे तो अब यहाँ पर वो सभी अब तक वहाँ पर आकर सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो इधर अब रिया अपने दादू से कहती है, दादू अब आपका आगे का क्या प्लान है। ये सुनते ही यहाँ पर धनंजय कहते हैं, आप सभी अभी क्वार्टर में जाइए, आप लेडीज के लिए वहाँ पर सरप्राइज है। ये सुनते ही यहाँ पर रिया जल्दी से अब अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अब वो खड़ी होकर कहती है, क्या सच में दादू, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। आपको तो पता ही है ना मुझे सरप्राइज कितने पसंद हैं। इसलिए ये कहते हुए वो यहाँ पर लतिका की तरफ देखती है और अब लतिका के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, लतिका देखो जल्दी से चलो, हमारे लिए दादू ने कोई सरप्राइज प्लान किया है। चलो जल्दी से चल कर देखते हैं। इधर यहाँ पर लतिका भी रिया की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है और वो अब रिया के साथ अभी उस क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर लतिका और रिया दोनों ही लड़कियों को ऐसे एक्साइटेड होता हुआ देखकर सभी लेडीज अब वो भी यहाँ पर खुश हो जाती है और वो भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तो वहीं इधर सभी के जाने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, महेंद्र क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें किसी चीज को लेकर परेशान हो। क्या यहाँ पर आने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए महेंद्र कहते हैं, भाई वो क्या है ना कि मैं यहाँ पर आलिशा के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या है, वो दीदी का दिमाग खराब हो गया है। ये यहाँ पर महेंद्र ने अभी इतना ही कहा था कि इसे सुनते ही यहाँ पर रोहित गुस्से से बस महेंद्र को ही देख रहा था कि आखिर महेंद्र वहाँ पर बड़ी रानी के बारे में ये सब कैसे कह सकता है। तो इसलिए अब रोहित कहता है, मिस्टर महेंद्र पीरामल, आप ये कैसे कह सकते हैं। आप कम से कम आप बड़ी रानी की पदवी का तो मान रखिए। अरे आप उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है। देखो होगी वो आपकी बहन, लेकिन हम सब की नज़रों में वो एक बड़ी रानी है और एक बड़ी रानी होने के नाते आपको उन्हें इज्जत देनी चाहिए। देखिए दोबारा ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रोहित की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर आकाश को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब आकाश कहते हैं, मिस्टर रोहित मारवा, आपको बड़ी रानी की चिंता है। हम आपकी बात को समझ रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि वो राजमहल की बड़ी रानी है, लेकिन वो बड़ी रानी ने आलिशा के साथ जो कुछ भी किया है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। इसलिए महेंद्र कुछ भी गलत नहीं कह रहे। अब आकाश की इस बात को सुनकर अब रोहित अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, देखो आकाश, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, लेकिन हाँ बीच में मत बोलो। ये बड़ी रानी और आलिशा के बीच की बात है और ये दोनों ही पदवी का मान तो खुद किंग भी रखते हैं और उनके साथ महारानी भी। इधर रोहित की ये बात सुनते ही तो अब धनंजय बस घूर कर रोहित को ही देखते हैं और वो अब अपने मन में कहते हैं, वैसे देखा जाए तो रोहित की बात तो एकदम से ही सही ही है। अरे बड़ी रानी के ऊपर कोई है तो वो राजमाता है और वो तो अब वो यही सोचकर कुछ देर तक खामोश हो जाते हैं और अब वो कुछ देर बाद खामोश रहने के बाद कहते हैं,
देखो महेंद्र, तुम कुछ कह रहे थे ना। अब वो बात आगे बताओ, छोड़ो इन सब बातों को। ये सुनते ही अब महेंद्र रोहित को देखकर कहता है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन इसके लिए मुझे रोहित मारवा की मदद की ज़रूरत है। और ये कहते हुए ही वो अब सभी को अपना प्लान समझाने लगता है, जो भी थोड़ी देर पहले उसने डिसाइड किया था। इधर उनकी पूरी बात को सुनने के बाद अब रोहित कहता है, वैसे आपका प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें मैं कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, और मेरे इस प्लान को कंटिन्यू करने में मुझे आप चारों की ही ज़रूरत है। रोहित की इस बात को सुनकर अब राजीव कहते हैं, मेरी बेटी को अगर उसकी माँ मिल जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, और कोई भी बात नहीं हो सकती है। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी बेटी को उन्होंने कितने ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। रोहित तुम अपना प्लान बताओ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। इस बात पर अब रोहित सभी को अपना प्लान समझाने लगता है। इधर रोहित का पूरा प्लान सुनने के बाद तो अब महेंद्र कहते हैं, वाह वाह क्या बात है, मेरे प्लान में जो भी लूप होल्स थे उसे तो तुमने फील कर दिया है। क्या बात है, आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे भाई के बेटे हो, और मेरे भतीजे भी। अब महेंद्र की इस बात पर रोहित कहता है, मेरे साथ चाचा भतीजे का रिश्ता मत जोड़िए। शायद आपको पता नहीं है कि मेरे दोनों चाचा के साथ मेरे कितने मधुर संबंध है। इसलिए उन संबंधों को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे साथ तो चाचा भतीजे का रिश्ता मत रखिए। ये सुनते ही अब यहाँ पर महेंद्र कहते हैं, अरे बेटा, आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो हम सभी अभी रेडी होने के लिए चलते हैं। वो क्या है ना कि अब तक तो सभी लेडीज भी तैयार होने लग गई होंगी। देखो ना, आर्यन और अलेक्जेंडर, वो दोनों तो कब तक अपने कॉटेज में पहुंच भी गए होंगे। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब आकाश कुलेरिया कहता है, हाँ जल्दी से चलते हैं, वरना पता चला कि हमें छोड़कर ये सभी रेडी होकर आ जाएं, और मेरी दोनों बहनों के अंदर के छुपे जेम्स बॉन्ड जाग जाएं, क्योंकि वो दोनों कैसी हैं मुझे अच्छी तरह से अब तो पता चल चुका है। आकाश की इस बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो सभी अभी चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अनंता भी यहाँ पर किंग से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, और एक बात, अभी तक उसे मारा क्यों नहीं है, उसे अब तक जिंदा क्यों रखा हुआ है। एक तो आपने उसे मारा नहीं है, और उसके बाद आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसे बचाएं। देखिए सिकंदर, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम उस इंसान को अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। और एक बात सिकंदर, उस इंसान की मौत होनी ही चाहिए। ये महारानी का फैसला है। उनकी इस बात को सुनकर अब किंग और अवंतिका दोनों ही अब अपने सिर को झुकाते हुए ही कहते हैं, हम महारानी के फैसले के खिलाफ नहीं हैं। देखिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम दोनों आपके फैसले के अगेंस्ट हैं। हम तो बस न्याय के साथ हैं। इधर अवंतिका के मुंह से ये बात सुनकर अब अनंता कहती है, रानी साहिबा, आप भी किंग के साथ? हाँ, मुझे लगा था बस ये किंग का फैसला है, यानी सिकंदर का फैसला है। वैसे गलती हमारी ही है रानी साहिबा, आप तो हमेशा से ही किंग के साथ ही थी ना। वैसे पापा की अस्थियाँ कहाँ पर है? तुमने और सिकंदर दोनों ने कहाँ पर रखी हैं उनकी अस्थियाँ? अब अनंता की ये बात सुनते ही किंग और अवंतिका दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं, और उन दोनों को ऐसे देखता हुआ देखकर अब अनंता कहती है, क्या बात है सिकंदर, क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्या मुझे सच जानने का भी हक नहीं है? हाँ, वो मेरे पापा की अस्थियाँ हैं। अब अनंता की इस बात पर किंग कहते हैं, आज अचानक से तुम्हें अपने पापा की अस्थियों की याद क्यों आ गई है अनंता? वैसे तुम्हें क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्योंकि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि इतने सालों के बाद तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो। इधर किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, आप दोनों के ऊपर तो हमारे पापा को अपने बच्चों से भी ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि मेरे पापा ने ना तो उस समय मुझ पर भरोसा किया था और ना ही मेरे भाई यशपाल पर। खैर, वैसे सिकंदर, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली हूँ, इसलिए ये चीज़ तो अपने दिमाग से निकाल देना। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी।
अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ कहो क्या बात करनी है तुम्हें। किंग की इस बात का जवाब देते हुए अनंता कहती है, देखो वो क्या है ना कि हमारी धरोहर को अनिका को मैं देना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि अनिका का आज बर्थडे भी है और मैं चाहती हूँ कि अब वो सब कुछ संभाले। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, नहीं नहीं अनंता, हम अभी ये नहीं कर सकते हैं। इधर किंग की इस बात पर अब अनंता और अवंतिका दोनों ही अब हैरान हो जाती हैं कि आखिर अनिका सर्व गुण संपन्न है, वो हर चीज़ में बेस्ट है, तो वो उसे अपनी धरोहर क्यों नहीं देना चाहते। इसलिए वो हैरान होकर बस किंग को ही देखने लगती हैं। तो वहीं अब किंग बिना दोनों की बात की परवाह किए हुए अब वो वहाँ से उठकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं किंग के जाने के बाद वहीं अनंता अब अवंतिका से कहती है, हमने कुछ गलत किया है या हमने कुछ गलत कहा है क्या रानी साहिबा। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, नहीं महारानी, हमें नहीं लगता है कि आपने कुछ भी गलत किया है, लेकिन मैं किंग को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। उनके दिमाग में जरूर कोई ना कोई बात तो होगी, तभी वो भी अनिका को धरोहर नहीं देना चाहते। अवंतिका की इस बात पर अब अनंता कहती है, वैसे क्या तुम्हें पता है कि सिकंदर ने पापा की अस्थियों को कहाँ पर छुपा कर रखा है। इतने साल हो गए हैं लेकिन उन्होंने मुझे आज तक बताया ही नहीं। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, महारानी सच कहूँ तो आप बहुत ही अच्छी हैं और दिल की भी साफ हैं, इसलिए तो आप सभी को अपने जैसा ही समझती हैं। आप समझती हैं कि आप जितनी दिल की साफ हैं, सामने वाला भी उतना ही अच्छा होगा। महारानी, मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगी कि जो गलती मैंने की थी वो प्लीज़ आप मत कीजिएगा। किंग के ऊपर प्लीज़ भरोसा रखिएगा, क्योंकि मैंने किंग के ऊपर कुछ साल पहले भरोसा ना करके मैंने एक सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की गलती की थी और जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये सुनते ही अब अनंता कहती है, नहीं रानी साहिबा, मुझे किंग के ऊपर पूरा भरोसा है और उतना ही है जितना कि मुझे मेरे भाई के ऊपर है। अब ये सुनते ही तो अवंतिका के चेहरे के एकदम से ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और लेकिन वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी महारानी अपने भाई के ऊपर कितना भरोसा करती थी, वो भी उस भाई के ऊपर जो भरोसा करने के लायक भी नहीं है। इसलिए वो अपने इमोशंस को उसके सामने नहीं दिखाना चाहती थी और उन्हें अब वो कंट्रोल करते हुए ही कहती है, आपको कोई भी फोर्स नहीं करने वाला है, आपको जो ठीक लगे आप वो करिए, लेकिन किंग गलत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हमारी आयशा अपने मन के सबसे बड़े डर का सामना करें, क्योंकि अब आयशा को इस डर का सामना करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगी। और ये कहते हुए अवंतिका वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं उसके जाने के बाद अब अनंता अपनी ही सोच में थी कि क्या वाकई में सिकंदर और अवंतिका ने जो भी फैसला लिया है क्या वो सही है। क्या मुझे उसका इलाज करना चाहिए, क्या मुझे उस शख्स को बचाना चाहिए जिसे मौत मिलनी चाहिए। इधर यहाँ पर अब अनंता अपने ही ख्यालों में थी और ये सब सोचते हुए ही वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजमहल में बड़ी रानी अपने रूम में खुद को अकेला ही फील कर रही थी, क्योंकि आज सच में ना तो धनंजय वहाँ पर था, ना महेंद्र था, ना लतिका थी और आलिशा तो कब की जा चुकी थी। कि तभी अब उनके रूम का दरवाजा अब नोक होने लगता है। दरवाजे की आवाज़ को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, जो भी बाहर है वो अंदर आ जाओ। बड़ी रानी ने अभी ये कहा ही था कि तभी उनके रूम का दरवाज़ा खुला तो वो देखती हैं कि उनके रूम में यहाँ पर उनके सामने एक स्टाफ खड़ा था। उसे ऐसे देखकर अब बड़ी रानी उसे कहती है, क्या बात है। इस बात पर अब वो सर्वेंट कहता है, रानी साहिबा के लिए ये एनवलप आया है। अब उसकी इस बात पर बड़ी रानी कहती है, ठीक है, इसे साइड टेबल पर रख दो, हम बाद में देख लेंगे। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही वो स्टाफ उन्हें उस एनवलप को वहाँ पर बेड के साइड में रखी एक टेबल के ऊपर रखते हुए अब वो अपने सिर को झुकाते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अब बड़ी रानी अब उनके जाने के बाद अब उस एनवलप को खोलती है तो उसके अंदर जो पेपर था, जब बड़ी रानी उसे पढ़ने लगती है
तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है वो आ रही है, इस राजमहल की शान आ रही है। उनके आने के बाद तो इस राजमहल की जान वापस आ जाएगी। इस लेटर की वजह से जहाँ एक तरफ बड़ी रानी के चेहरे पर एक स्माइल थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंडिया में दिल्ली से दूर एक लोकेशन पर यहाँ पर गुलेरिया हाउस की गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी के अंदर से मयूर गुलेरिया, श्रेया, ओमकार, राजलक्ष्मी, सिद्धार्थ गुलेरिया और नंदनी ये सभी बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर एक वुडन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था गुलेरिया सिबलिंग। उसे पढ़ने के बाद तो अब यहाँ पर ओमकार हैरानी से कहता है, क्या बात है, वैसे देखा जाए तो सच में आलिशा दीदी ने ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बहन इतनी क्रिएटिव भी हो सकती है। इस बात पर अब मयूर कहता है, वैसे मुझे आलिशा से अब जलन हो रही है। अरे आलिशा ने अनिका को कितना अच्छा और बेस्ट गिफ्ट दिया है। वो कभी हमें ऐसा क्यों नहीं देती? हाँ, इस ग्लास हाउस को या मैं यूँ कहूँ कि इसमें ये मिरर हाउस। इस बात पर अब सिद्धार्थ कहता है, यार ये तो किसी राजकुमारी के महल से कम नहीं लग रहा है। सच में ये ग्लास हाउस कितना ही सुंदर है। इस बात पर अब श्रेया भी कहती है, मैं अपने फ़ोन से अभी आकाश को वीडियो कॉल करूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब हम यहाँ पर आ जाएं तो हम और वो साथ में ही इसे देखेंगे, इसलिए मैं अभी एक बार उन्हें कॉल करती हूँ। श्रेया की इस बात पर मयूर कहता है, ये भी क्या पूछने की बात है श्रेया, तुम आकाश को बिंदास होकर कॉल लगाओ, हम सभी मिलकर इस महल को देखेंगे। इस बात पर अब सिद्धार्थ कहते हैं, वो मैं क्या कह रहा था, पहले ये गार्डन देख लें, वहाँ पर बहुत ही प्यारे फाउंटेन हैं। इस बात पर अब मयूर कहता है, देखो सिद्धार्थ, तुम पहले तय कर लो कि पहले हमें कहाँ पर घूमना है, उसके बाद ही हम आगे का घूमेंगे। जाओ पहले आप डिसाइड कर आओ। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, देखो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ राजलक्ष्मी, अच्छा तो होगा ही ना, एक बहन ने बड़े ही प्यार से अपनी दूसरी बहन के लिए जो बनवाया है, ये एक बहन का प्यार है। इस बात पर अब नंदनी कहती है, वैसे एक बात कहूँ तो मैं यहाँ पर आने के बाद एकदम से ही फ्रेश फील कर रही हूँ। वैसे अनिका को किसी ने फ़ोन भी किया है या नहीं? ये सुनते ही अब सिद्धार्थ गुलेरिया कहता है, वो मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन वो क्या है ना कि उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। अब सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर श्रेया कहती है, मिस्टर रोहित मारवा के साथ कोई बात हुई? ये सुनते ही अब सिद्धार्थ कहते हैं, वो तो अपनी एक मीटिंग में बिजी हैं। ये सुनते ही अब मयूर कहता है, यार ये रोहित मारवा आखिर इतना कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि सिद्धार्थ को भी ये पता था कि वहाँ पर मारवा हाउस में एक मीटिंग चल रही थी जो रोहित मारवा ले रहा था, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर रोहित की जगह पर राहुल काम कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर मयूर कहता है, लास्ट टाइम उन्होंने अनिका के लिए सच में कितनी अच्छी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, वो हम कैसे भूल सकते हैं। और देखो इस बार तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब की बार उन्हें अनिका के बर्थडे पर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे कोई इंसान अचानक से इतना कैसे बदल सकता है? वो रोहित मारवा जो कि अनिका के लिए अपने सारे काम को छोड़ देता था, उसके लिए हर एक छोटे से छोटे बड़ा सरप्राइज ऑर्गेनाइज करता था। जहाँ एक तरफ ये सभी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ वाराणसी के गोडविला एरिया में यहाँ पर एक शख्स अपने ऊपर अब शॉल को ओढ़े हुए था और वो अब अपने तेज कदमों से अब एक शॉप के पास जाकर कहता है, एक प्लेट कचौड़ी कर दो। इस बात पर अब वो शॉपकीपर उस शख्स से कहता है, आप बस 2 मिनट रुकिए सर, मैं आपको भी बना देता हूँ। इस बात पर अब वो आदमी कहता है, देखो जल्दी देना, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पर उस आदमी ने उस शॉपकीपर को यही कहा ही था कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। जब यह आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर एक गोली अभी उसकी तरफ ही आ रही थी।
उस गोली को देखकर वो यहाँ से जल्दी से खुद को बचाते हुए ही भागने लगते हैं। तो उनके पीछे अब यहाँ पर कुछ लोग पड़ जाते हैं जो उनके पीछे ही भाग रहे थे, जो कि उनके ऊपर अब लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसलिए ये शख्स अब भागते हुए कभी अपने रास्ते को बदल रहे थे तो कभी अपने सिर को झुका रहे थे। जैसे तैसे जब वो घाट के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और इसके बाद अब वो देखते हैं कि घाट पर तो यहाँ पर आरती देखने के लिए वहाँ पर बहुत ही भीड़ जमा हो चुकी थी, क्योंकि ये अब आरती का समय हो गया था। इसलिए उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं और खुद को छुपाते हुए ही वो अपने मन में ही कहते हैं, मुझे किंग और महारानी को इन्फॉर्म करना ही चाहिए। दुश्मन हमारे इलाके में पहुँच चुके हैं। वो लोग सबसे पहले मुझे ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा, इससे पहले कि वाराणसी में यहाँ पर खतरा बढ़ जाए। मुझे महारानी को इन्फॉर्म करना होगा। उन लोगों को कभी भी गुरुदेव की अस्थियों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें उनकी अस्थियों के बारे में पता चल गया तो बहुत ही बड़ा प्रलय आ जाएगा। ये शख्स इधर अपनी ही सोच में थे कि जो लोग अभी उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे वो वापस में ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उनमें से अब एक आदमी कहता है, आज फिर वो हाथ से निकल गया। इस बात पर अब दूसरा आदमी कहता है, अरे छोड़ो यार, वैसे भी हमें पता है कि वो यहाँ गोदवालिया में ही है, तो उसे तो हम ढूंढ कर ही निकालेंगे। और वैसे भी भाग कर आखिर वो जाएगा भी कहाँ? वो एक ना एक दिन तो हमारे हाथ लगेगा ही। कब तक बच सकता है वो? अरे जब उसका सीधा ही इनकाउंटर होगा। देखो यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, हम यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भीड़ में हमने यहाँ पर थोड़ी सी भी गोलीबारी शुरू की तो यहाँ पर अफरा तफरी मच जाएगी और यहाँ पर बहुत सारे लोग ख़त्म हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। एक दूसरे से बात करते हुए वो सभी अब वहाँ से मुड़कर फिर से वापस चले जाते हैं और इधर कुछ ही देर के बाद वो सभी अब यहाँ पर एक गाड़ी में बैठते हैं और अब अपने कान में लगे हुए ईयरपोड्स में अब एक शख्स कहता है, बॉस हम वाराणसी पहुंच गए हैं और हमारी नज़र तो बस अब उसी के ऊपर ही है। आज नहीं तो कल या तो वो हमें सच बताएगा या फिर उसकी मौत तो हमारे हाथों से ही होगी। आज भले ही वो हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन वो कब तक हमसे बचेगा? आज नहीं तो कल वो हमारे हाथ तो जरूर लगेगा। और एक बात और बॉस, हमारे आदमी पूरी वाराणसी में लगा दिए हैं। कुछ देर के बाद इधर कुछ देर तक बात करने के बाद वो अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके बाद अब वो अपने ड्राइवर से कहता है, जरा लंका एरिया में चलो। बॉस ने कहा है कि वहाँ के एरिया में चेक करने के लिए हम एक बार वहाँ पर चलकर अब उन अस्थियों को चेक करते हैं। इस बात पर अब वो ड्राइवर कहता है, श्योर सर। और ये कहते हुए वहाँ से अपनी गाड़ी से लंका की तरफ जाने लगता है। तो इधर दूसरी तरफ फ्लावर आइलैंड पर अभी पेरिस में अब यहाँ पर अब तक सभी रेडी हो चुके थे। इधर रेडी होने के बाद वो सभी अब एक गार्डन की तरफ जाने लगते हैं। उस गार्डन में यहाँ पर बोनफायर का अरेंजमेंट किया गया था और टेबल पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन से उस गार्डन को और भी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। साथ में ट्विंकल लाइट्स भी उस गार्डन की ब्यूटी को और भी इनहेंस कर रही थी। अब सभी एक एक करके उस गार्डन में इंटर कर रहे थे। इस गार्डन की खूबसूरती सच में देखते ही बन रही थी। जहाँ पर रिया ने रेड कलर की वन शोल्डर गाउन को पहना हुआ था और उसने बालों का साइड बन किया हुआ था। आज रिया सच में छोटी अनिका ही लग रही थी। अनिका को देखकर यहाँ पर रिया को देखकर सभी को सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका का ही बचपन हो। इधर उसकी खूबसूरती इस गाउन में और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। इधर रिया की नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ अब अपने डैड को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि रिया जब भी कुछ स्पेशल करती थी तो उसे सबसे पहले अपने डैड का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता था।
इसलिए रिया यहाँ पर हर जगह अपने डैड को ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसे रोहित कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने डैड को वहाँ पर ना पाकर अब रिया अपने मन में ही कहती है, आखिर आखिर डैड कहाँ पर है? उन्होंने तो यहाँ पर उन्हें अभी होना चाहिए था। अरे एक एक सबसे पहले मेरे डैड ही तो हैं जो अब मुझे सबसे पहले बता सकते हैं कि आज मैं कितनी प्रीटी लग रही हूँ, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे सबसे पहले मेरे डैड का ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए।